20% to 90% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कंडीशनल ऐसा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपना खर्चा भी खुद ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा मैं खुद बेयर करता हूँ। अच्छा, मतलब जब तक पासपोर्ट बन के आ रहा था उससे पहले मशीन हमने स्टार्ट कर दी है। आपने मशीन बनाना स्टार्ट कर दिया। मशीन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गई थी। पासपोर्ट बना, वीज़ा बनने के बाद में तब तक 90% मशीन कंप्लीट हो गई। 1000 rupees 1992 was your first salary. मेरे पास कार थी उन दिनों। कार में मेरे को अगर गुड़गांव आना होता था दिल्ली से तो बादली से गुड़गांव आने के लिए मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। How did Atma scale from a small time manufacturing unit to now doing thousands of solutions? 300 स्क्वायर फीट से लेके 80,000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और इन 3 वर्ड से आप कुछ भी कर सकते हैं। सो वेलकम किशन कुमार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इट इज सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच। दिस इज माई फर्स्ट एपिसोड एंड आई कुड हैव नॉट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो किशन कुमार जी, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहूँ, एटमा ऑटोटेक क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? एटमा ऑटोटेक बंदों की एफर्ट को जीरो करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऑपरेशंस जहाँ पे एक ऑपरेटर को मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत को ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ लेकर आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप मशीन्स बनाते हो, और मैंने आपको बहुत बार सुना है ये देखते हुए और बोलते हुए दैट यू एक्चुअली डोंट मेक मशीन्स, यू फिक्स द फ्लो। थोड़ा इसके बारे में समझाओ, हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। तो बेसिकली कभी आपने पुराना टाइम पे देखा हो कि लोग काम करते थे जस्ट लाइक घोड़े पे और गधे पे। गधा भी काम करता है, घोड़ा भी काम करता है। तो पहले के लोग गधे की तरह काम करते थे और हमने उस गधे को घोड़े में कन्वर्ट कर दिया है, यानी उसको इस टाइप का टूल दे दिए कि उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर हम समझना चाहें जो आप कह रहे हो, जैसे गधे को घोड़ा बना दिया, तो एफिशिएंसी अगर बढ़ती है तो कितना परसेंट या कितनी परसेंटेज से बढ़ जाएगी, कितना एक्स बढ़ जाएगी? डिपेंडिंग ऑन वर्क टू वर्क, बट सम टाइम मे बी 20% to 90%। 20% to 90% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बहुत सारे एग्जांपल मैं बताऊंगा जिसमें जहाँ 700 लोग लगे हुए थे पहले, वो 700 की जगह 30 बंदे काम कर रहे हैं उसमें। वेरी नाइस। किशन कुमार जी, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट योर सक्सेस, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे को वहाँ वापस ले जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। 1992 और उससे पहले मेरा कैरियर, मेरी एजुकेशन अप टू 12th मोर देन 10 स्कूल्स मैंने चेंज किए। नाइस। 10 स्कूल्स? 10 स्कूल्स। क्या रीज़न रहा वो करने का? मल्टीपल रीजन्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली की ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हम कुछ भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा। अच्छा। मल्टीपल टाइम। जहाँ एक दिल्ली के जैसे छोटे से सिटी समयपुर बादली से अचानक मेरे को गांव में जाना पड़ा। तो आप ये कह रहे हो आपने 10 स्कूल चेंज किए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस और मेरे फादर की मेंटली डिस्टर्ब की वजह से। और कंडीशनल ऐसा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपना खर्चा भी खुद ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा मैं खुद बेयर करता था। सो आपने अपना खर्चा खुद बियर किया, ट्यूशन्स पढ़ा के 10 स्कूल चेंज किए बिकॉज ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल इश्यूज। वाओ। और मेरी फैमिली ने, अगर कह सकते हो कि उन्होंने गुजारा ऐसे टाइम में क्या होगा, आप सोच सकते हो कि एक कैसेट्स जो बनाते थे पुराने टाइम में, ऑडियो कैसेट्स, तो कैसेट्स की असेंबली कर फैमिली ने अपना गुजारा किया था। थोड़ा मेरे को और बताओ आपके बचपन के इन्वायरमेंट का। उस टाइम पे जब आप अर्ली स्कूल में थे या मिड स्कूल या लेट स्कूल में थे, तो उस टाइम घर पे एनवायरनमेंट कैसा होता था? लगभग जब मैं 6 साल का हो गया था तब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। स्कूल जाने से पहले ही मेरे पास गॉड गिफ्ट ऐसा था कि मैं कोई भी कैलकुलेशंस वर्बली प्लस माइनस कुछ भी हो, मैं टिप्स पे बताता था, टिप्स पर। तो लोग बाग मेरे को आज भी, मेरे पुराने मतलब गांव के बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं यार वही बच्चा है ना ये गॉड गिफ्टेड वाला बंदा, मतलब जो कुछ भी कैलकुलेशंस टिप्स पे बताता था। तब तक मैं स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद मैं स्कूल जा गया, तो स्कूल के बाद में सिचुएशन आई, गांव से स्टार्ट किया, गांव से फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में
नर्सरी स्कूल में ज्वाइन किया जब मैं सेकंड में था। 2 महीने 3 महीने के बाद मैं स्कूल चेंज कर दिया, फिर एक और स्कूल में गया, फिर दिल्ली के प्राइमरी स्कूल से मैंने 4th 5th की। मैंने 4 स्कूल 5th तक ही कंप्लीट कर लिए थे। वाओ, नाइस। आप सोच सकते हो दिल्ली के प्राइमरी स्कूल जो MCD स्कूल है वहाँ से मैंने 4th और 5th की थी। उसके बाद 6th में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के कुछ ही टाइम के बाद में मेरे फादर मेंटली डिस्टर्ब हो गए और हमें दिल्ली से छोड़कर वापसी गांव में जाना पड़ा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 6th में एडमिशन कहीं पे लिया, 6th 7th वहीं से कंप्लीट की, 8th में फिर वापसी दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद फिर फादर बीमार हो गए, उसके बाद फिर छोड़ के चले गए। फिर 9th से लेकर 10th तक और 12th तक मैं गांव में रहा और गांव में मीन्स ट्यूशन पढ़ाता था, अपना खर्चा निकालता था उसी से, और किसी तरह मैंने 12th की। मेरे को इंजीनियरिंग का ABC नहीं पता था, इंजीनियरिंग कॉलेज होते क्या है। जब मेरे को 12th के बाद में मेरे ऑप्शन गांव के ख़त्म हो गए, दिल्ली आ गया। दिल्ली में आने के बाद में फिर पता चला कि BSc में एडमिशन लेते और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। BSc में दिल्ली में एडमिशन नहीं मिला। रीजंस कि इतने स्ट्रगल के बाद में मेरी परसेंटेज काफ़ी डाउन हो चुकी थी। तो हार के गाज़ियाबाद से MMH कॉलेज से मैंने BSc Part 1 में एडमिशन ले लिया। BSc की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, उससे पहले कुछ एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स चल रहे थे कि पॉलीटेक्निक के फार्म भरे जा रहे हैं। किसी ने बताया कि फार्म भरे जा रहे हैं पॉलीटेक्निक। मैंने पूछा होता क्या है? कह रहे इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो कितने पैसे लगेंगे? कहते 30 रुपये का मनी ऑर्डर लगाना पड़ेगा, पोस्टल ऑर्डर, सॉरी। तो 30 रुपये पोस्टल ऑर्डर मीन्स मैं फिर चेक करूँगा भाई घर पे 30 रुपये मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो घर से वालों से बात हुई कि 30 रुपये हो जाएंगे क्या? तो घर से एग्री हो गए कि 30 रुपये आप ले लो। तो उन दिनों मैंने फार्म फिल किया। अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता था वहाँ नेगेटिव मार्किंग है। कोई तैयारी भी नहीं की थी, BSc के एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम के बीच में ही मैंने इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। अच्छा। BSc के रिज़ल्ट आने से पहले ही पता चला कि मेरा इंजीनियरिंग में गाज़ियाबाद के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। मेरे को ना एक चीज़ हमेशा, जब भी मैं आपसे मिला पहली बार भी और आज भी, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बनना या एंटरप्रेन्योरशिप बचपन से दिमाग में था या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि जिसकी वजह से सोचा आपने कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? चलो, पहले जब मैं 12th तक गांव में था, 9th से लेकर 12th में गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी जब मैं 11th में आया था उसके बाद वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई। तो शौक था कि यार मैं टेक्निकल अपना आप था, तो मैंने अपने घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग खुद की। तो दिमाग में था किसी भी टाइप का टेक्निकल काम में मैं कर लूँगा। इलेक्ट्रिकल का अच्छी नॉलेज थी। और बाई चांस जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो 3rd ईयर के में मेरे पार्टनर होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे होते थे। अच्छा। और इस बीच में घर पे उन दिनों ऑडियो टेप इनका बड़ा शौक होता था। मेरे ब्रदर है, उनके पास उन्हें शौक था कि ऑडियो की कैसेट लेके आओ, कैसेट के साथ में ऑडियो सिस्टम। तो मैं उस ऑडियो सिस्टम को करेक्ट करने के लिए अच्छा उसमें बास लगा दो, ट्रबल के ले आओ। लाजपत राय मार्केट जाता था, वहाँ से कुछ PCB लेकर आया, कुछ हेड लेकर आया, अपने आप ही सिस्टम मैंने स्टीरियो में कन्वर्ट करने की आदत। तो धीरे धीरे मेरे को लगा कि यार बेटर है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने आप ही आ गया। जब इंजीनियरिंग चल रही थी तो मेरे सीनियर मतलब साथ के बच्चे थे, तो उन लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का बाई चांस सेम टाइप का प्रोजेक्ट था। वो उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उनके प्रोजेक्ट को सॉल्व करा के दिया। तो एक शुरू से एक हो गया कि टेक्निकल है, किसी भी चीज़ में मैं घुस जाऊंगा। बाई चांस मैंने कोशिश तो करी थी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करूं, बट लक ने साथ जो दिया था वो मैकेनिकल में ही था। तो मैकेनिकल किया है, और जब मेरी फर्स्ट जॉब करी मैंने तो 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 1992 में। अच्छा, 2000 रुपीज़ पर मंथ? 1000 रुपीज़ पर मंथ। वाओ। इन 1992। ओके। तो उसके बाद बिजनेस का ख्याल कैसे आया आपको? उसके बाद में जिस कंपनी में था मैं, तो उस कंपनी में मेरे पास ये कंडीशन थी कि उस कंपनी की A to Z वर्किंग मेरे पास टिप्स पर थी। तो उस कंपनी के ऑनर से मेरी बात हुई कि उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया कि कृष्ण आप कभी है ना इस बिज़नेस में नहीं आओगे, ठीक है।
और मेरे कॉम्पिटिटर के पास भी नहीं जाओगे। तो मैंने उनसे कमिटमेंट किया बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ जॉब किया। 2 साल के बाद मैंने मिंडा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और मिंडा ग्रुप में मेरा काम था टेस्टिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट्स। तो डिज़ाइन डेवलपमेंट्स की मेरी अच्छी नॉलेज थी और धीरे धीरे मैंने काफ़ी टेस्टिंग सिस्टम्स वहाँ पर डेवलप करके दिए। 1996 के एंड में एक टाइम ऐसा आया कि मिंडा ग्रुप में उनका जेबी था टोकोएरिका जापान से। तो टोकोएरिका जापान के अंदर कुछ मशीन्स थी जो यहाँ बननी थी। तो टीम ने वहाँ से फ़ोटो वगैरह मंगा के रखे, कह रहे ये वाली मशीन्स बनानी है यहाँ पे। तो मैंने फ़ोटो देख के बोला कि ये मशीन नहीं बन जाएगी। तो उन्हें कहते यार कैसे बन जाएगी। मैं मेरा कॉन्फिडेंस है। तो कहते कोई बात नहीं, आप जा देख के आओ। तो उन दिनों पासपोर्ट तो था ही नहीं मेरे पास। हाँ। तो कहते अच्छा पासपोर्ट बनवाओ। तो पासपोर्ट बनने दे दिया। इस बीच मैंने मशीन बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब जब तक पासपोर्ट बन के आ रहा था उससे पहले मशीन हमने स्टार्ट कर दी। आपने मशीन बनाना स्टार्ट कर दी? मशीन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गई थी। तब पासपोर्ट बना, वीज़ा बनने के बाद में तब तक 90% मशीन कंप्लीट हो गई। तो कितना टाइम लगा आपका पासपोर्ट आने में? लगभग 4 महीने। पासपोर्ट तो आप ये कह रहे हो कि जब तक 4 महीने में पासपोर्ट आता आपने मशीन ही इंडिया में बना दी जिसके लिए आप जापान जा रहे थे? यस। वेरी नाइस। तो 1997 मार्च लगभग मैं 1 हफ्ते के लिए जापान गया था। 1 हफ्ता गया, 5 डेज़ के लिए। जापान में जस्ट वही मशीन मेरे को देखनी थी। तो मशीन मैंने वहाँ देखी। तो मैंने वहाँ पे मेरी आपस में डिस्कशन हुआ कि यार ये मशीन में बेटर ये वाला पार्ट लगा दो। तो कहते यार आपने मशीन बना ली। तो मैंने बताया मशीन बन गई। तो कहते आप यहाँ क्यों आए हो? तो मैं ठीक है यार, कंपनी ने बोला कि जाओ तो मैं तो कहते अच्छा कंपनी ने बोला तो आप आ गए। पर उनकी मशीन में इतनी सारी कमी थी जो हमने उनसे बेटर फीचर्स यहाँ बना कर दिए थे। क्या बात है। तो उस टाइम उनकी कैलकुलेशंस वगैरह काफ़ी कुछ जगह प्रॉब्लम्स थी। तो पर्सनली डिस्कशन में निकल के आया। तब वो जापानीज होता था, वो कहता है कृष्ण कुमार यू आर सो फास्ट, यू आर बेटर देन कंप्यूटर्स, योर कैलकुलेशंस टू फास्ट। नाइस, लवली। सो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी नाइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरी फर्स्ट जॉब के अंदर भी जो मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि कहते कैलकुलेटर तो एक तरफ रख दो, कृष्ण बैठा हुआ है ना और वो सब काम कर देगा। तो जैसे आपने बताया, व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब रोल इन टर्म्स ऑफ विच इंडस्ट्री, और क्या रोल क्या था एग्जैक्टली आपकी जॉब का? जॉब अगर बात करें जिसमें 1992 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, वो कंपनी बोटलिंग प्लांट्स बनाती थी। अच्छा। बोटलिंग प्लांट के स्पेयर्स बनाती थी, फर्स्ट टाइम मशीन बना रही थी। तो मेरा जॉब था लेथ मशीन्स, मिलिंग मशीन्स के जो पार्ट बनते हैं उनसे बोटलिंग प्लांट्स के, उन पार्ट्स को इंस्पेक्शन करना। ओके। तो धीरे धीरे इंस्पेक्शंस किया। इंस्पेक्शंस के बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन देखा। प्रोडक्शन के बाद में मशीन मैंने वहीं बनवाई एक। तो मशीन बनाया। मशीन बनने के बाद में मेरा अच्छा वहाँ पे इस टाइप के पार्ट से मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे आप मतलब आपका माइंड खुलता था कि कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने ऐसे ऐसे का पार्ट जो मिलिंग मशीन पे बन सकते हो लेथ पे मशीन पार्ट बनवाए। आपकी फर्स्ट जॉब की सैलरी कितनी थी? मात्र 1000 रुपये। 1000 रुपीज़ इन 1992 वॉज योर फर्स्ट सैलरी? यस। तो वो जो आपके अर्ली डेज थे उसमें आपने कोई स्ट्रगल किया अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रगल? यस। जैसे 1992 के बाद में कुछ टाइम के बाद में मेरी मदर बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनकी कुछ सर्जरी भी हुई। सर्जरी के ड्यूरेशन में अब मेरी एक कंडीशन थी कि मैं दिन में जॉब करता था, रात में हॉस्पिटल में स्टे करता था PSI हॉस्पिटल में। और ऐसा कंटिन्यू चला। अच्छा। फर्स्ट जॉब में लगभग 50 डेज़ 40-50 डेज़ ये कंडीशन थी। मैंने कोई संडे सैटरडे कुछ नहीं लिया और एवरी वीक 1 से 2 नाइट भी लगती थी। मेरा वर्किंग टाइम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक होता था। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं यार गिव अप कर दूं, मैं थक गया हूँ? नहीं, कभी नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ थी विच केप्ट यू गोइंग? क्या ड्राइव आपको ड्राइव क्या कर रहा था? कुछ बड़ा बनना है।
बड़ा बनना है, बड़े बनने के लिए अच्छा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते थे उस टाइम। कैसे ऑप्शंस? जब मैं मिंडा ग्रुप में था, मैं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स डिज़ाइन मेरा काम था। मार्केट के बहुत सारे लोगों पर पहले से ही पता था कि ये बंदा किसी भी टाइप की टेस्टिंग डिज़ाइन डेवलप कर सकता है। तो उन दिनों मेरे पास बड़े ऑफ़र आते थे, न्यू जॉब के लिए भी और बिज़नेस के लिए भी। तो आपने कोई ऑफ़र लिया या नहीं लिया? मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मिंडा के बाद आपने सीधा अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन आई आपको उस मशीन से जो आपने डिज़ाइन करी 4 महीने के अंदर? बिल्कुल। तो वहाँ से आपको लगा जब मैं किसी और के लिए कर सकता हूँ? उससे पहले भी मैंने बहुत सारी मशीन डिज़ाइन की। हाँ। वो मशीन सारी छोटी थी। एक ऐसी मशीन थी जिसको हम इंपोर्ट करने के चक्कर में थे, क्योंकि यहाँ इस टाइप की मशीन अवेलेबल नहीं थी। तो वो मशीन हमने उन फ़ोटो के बेस पे मशीन डिज़ाइन की। उसके बाद लगा कि यार वाई नॉट मी। तो आपने एक जापानीज़ मशीन की फ़ोटो देखी, फ़ोटो देख के फ़ोटो के बेसिस पे आपने मशीन को इंडिया में बना दिया इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग इट। यस। एंड यू डिड दिस फॉर मिंडा ग्रुप। यस। वाओ। और वहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई दैट यू शुड डू योर ओन बिजनेस। यस। तो अब एक बात करते हैं, ये मशीन से आपने अपना काम करने का शुरू किया, आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? इनिशियली कंपनी का नाम था ऑटोटेक इंजीनियर्स। अच्छा, और आज नाम चेंज किया आपने? हाँ, 98 में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसके बाद मेरे को उस टाइम के बाद में इसको प्राइवेट लिमिटेड फर्म में कन्वर्ट करना था। ओके। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि इसको हम इसमें एक प्लास्टिक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दें। तो इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड फर्म था ऑटोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 बार अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। ठीक है। तो वहाँ से आया था, इससे पहले कुछ वर्ड्स लगाओ। तो फिर हमने इसमें एटमा रखा। ठीक है। एटमा ऑटोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आता हूँ इस पर, उससे पहले एक दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। आपकी पहली मशीन या पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपकी अपनी कंपनी में? पहली मशीन, पहला प्रोजेक्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमोटिव के जो लॉक्स होते हैं, लॉक्स की टेस्टिंग मशीन थी। ऑटोमोटिव लॉक्स की टेस्टिंग मशीन? यस। ये कहाँ यूज़ होती है? जितने भी गाड़ी के लॉक्स होते हैं, लॉक की एक एंडोरेंस मशीन्स होती है, टेस्टिंग मशीन्स। ओके। ठीक है। तो उनको टेस्ट करने के लिए एक तरह के सिमुलेशंस है कि जिस टाइप में एक ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर चाबी इंसर्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप्स ऑन रोटेट करके उसको स्टार्ट करता है, तो इस कंडीशंस को कंटिन्यूस सिमुलेट करना है इसकी लाइव टेस्ट करने के लिए। अच्छा। तो इस लाइव टेस्ट करने की मशीन्स को बोला जाता है एंडोरेंस टेस्ट रिग। ओके। तो एंडोरेंस टेस्ट रिग डिज़ाइन डेवलपमेंट्स का मेरा फर्स्ट। और आपको अपना पहला क्लाइंट कैसे मिला अपनी कंपनी में? पहला क्लाइंट कैसे मिला, ये भी एक, जब मैं मिंडा ग्रुप में था तो बहुत से लोग मेरे को जानते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तब अप्रोच किया उन्होंने, तो उसके बेस पे एक हमें लगा कि यार बेटर है तो स्टार्ट कर दिया जाए। अच्छा, सो दैट्स हाउ यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट। नाइस। आज तक मैंने कोई मार्केटिंग भी नहीं करी, फैक्ट तो ये है। एक बात बताना, आजकल मैं बहुत सुनता हूँ बूटस्ट्रैप, वीसी फंडिंग, उस ज़माने में तो ये सब नहीं होता कुछ था। भी नहीं था। तो जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कहाँ से आया? मात्र 10,000 रुपये मेरे पास थे। अच्छा। उन दिनों मेरी लास्ट सैलरी भी 10,500 रुपये थी जब मैंने जॉब छोड़ी। अच्छा। और मतलब आपकी सैलरी 1,000 रुपये से लेके यू हैड रीच्ड अप टू 10,000, और 10,000 रुपये की सैलरी छोड़ के आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की। ब्रिलियंट। तो पहला प्रोजेक्ट बताओ, उधर वहाँ कैपिटल का क्या रोल था? उसमें कुछ कस्टमर से एडवांस आया, कुछ सप्लायर से हमने क्रेडिट लिया, उसके बेस पे हमने मशीन डेवलप की। एक सबसे छोटा सा, उससे पहले एक और लॉक टेस्टिंग का बिजनेस आया था मेरे पास। ओके। जो मात्र 20,000 रुपये का था। कस्टमर से मेरे पास 10,000 रुपये का एडवांस आया था। अच्छा। और उसका उस टाइम शायद 12,000 रुपये की टोटल कॉस्टिंग आई थी, और हमने 20,000 रुपये का उसको सेल किया था। बस एडवांस आया, कुछ अपना लगाया, काम हो गया। तो आप ये कहना चाहते हो आपने पूरा का पूरा एम्पायर जब खड़ा किया तो शुरू में आपके पास अपना कैपिटल नहीं था, आपने कस्टमर के एडवांस पे और सप्लायर के क्रेडिट पे पूरी गेम खेल दी। तो पहले इनिशियल ईयर्स में आपको
कोई चैलेंजेस, कोई इश्यूज जो आपने Yes. फेल किए हो हाँ। पहले 4-5 साल में? बहुत चैलेंज आए थे। जैसे? कभी कभी ना प्रोजेक्ट में पैसा फंस जाता था, मशीन्स में टाइम, डिलीवरी में टाइम लगना है, आपको अभी 1 से 2 मशीन साथ चलानी है, 4 मशीन चलानी है, तो हर एक बार पैसा तो लगना था। और क्योंकि प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट से पैसा आना था, तो कभी कभी सिचुएशन ये होती थी कि मेरे को कस्टमर तक जाने के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे। तो मेरे पास कार थी उन दिनों, तो कार में मेरे को अगर गुड़गांव आना होता था, दिल्ली से तो बादली से गुड़गांव आने के लिए मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। किशन कुमार जी, हर फाउंडर के प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एक बहुत डिफ़िकल्ट फेस आता ही आता है। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी, जैसे कहते हैं ना ECG भी जब ऐसे चलती है तो इट इज़ फाइन, अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो वैसे ही बिज़नेस भी हमारा वैसा ही है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। आपकी एंटरप्रेन्योर पूरी जर्नी में कौन सा टफेस्ट फेस आया था? हाँ, जब मैं ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, अब मैंने एक मशीन डेवलप करी थी जो घरों के जो लॉक्स होते हैं, लॉक की एक बेसिक असेंबली मशीन थी। असेंबली से पहले मशीनिंग थी बेसिक वो। तो मशीनिंग का प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है। और वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था करीब 3-3.5 लाख रुपए का। और उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी और इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट नहीं आए थे। मेरे सारे पैसे ब्लॉक हो गए थे। बड़ा टफ था। तो किसी भी तरह उन दिनों बड़ा अच्छा था, एक कॉन्सेप्ट चलता था कि आप कमेटी डाल दो। तो जिसको वो चिट फंड वगैरह भी कुछ वो, हाँ ठीक है। तो वो चिट फंड से स्टार्ट किया, तो थोड़े थोड़े पैसे कमेटी में डाले, कमेटी से जस्ट पैसे आए, उठा लिए, उठाने बाद में और इस सिस्टम को चलाया। धीरे 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 2001 पर मैंने घर लिया, पर्सनल घर। मतलब 2001 में आपने घर लिया, पर्सनल मतलब अपनी कमाई का? अपनी कमाई से। अच्छा। और उस टाइम भी मतलब ये कह सकते कि वो फुल पे किया। फुल पे करने के बाद मतलब कोई बैंक लोन नहीं था, कोई EMI नहीं थी? बैंक लोन नहीं था, पर्सनल लोन थे सारे। अच्छा। पर्सनल बोले तो रिलेटिव्स के थे, कुछ समझ गया। ठीक है, कुछ कमेटी से उठा के लिया था। ठीक है। धीरे से उस बेटर था। घर लेने के बाद एक अच्छा काम किया मैंने कि घर को मैंने मॉर्टगेज करा दिया। उसे CC लिमिट ले ली। CC लिमिट से मेरा सारा साइकिल फटाफट चल गया। आपके बिजनेस में भी पूरी साइकिल में कभी ना कोई ऐसा पीरियड तो हो रहा होगा जहां आपको लगा कि कस्टमर नहीं आ रहा नया, या ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, ऐसा कोई फेस था? ऐसा चांस शुरू से अभी तक कभी नहीं आया। तो आप ये कहना चाहते हो कि जब से आपने कंपनी शुरू की, हाँ। तब से लेके अभी तक ऐसा कोई पीरियड नहीं है ऐसा नहीं है जहां आपके पास ऑर्डर नहीं हो या बिजनेस डाउन जा रहा हो? नहीं, तो वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता है, बट वो कंडीशन नहीं थी कि मैं बिल्कुल डेस्परेटली कोई ऑर्डर उठाने के तैयार बैठा हूँ कि कस्टमर की वेट कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कभी 100 है, कभी 120 भी है, कभी 70 भी है। ठीक है। मैंने एक और चीज़, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात होती है, सो दे टेल मी कि मैन पावर इज़ अ वेरी बिग इशू व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। आपके साथ उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? ऐसा नहीं है, मैन पावर अवेलेबल है। आपको अपने टीम के साथ में रिलेशंस किस टाइप का, उस पर डिपेंड करता है। आपको कुछ देना तो पड़ेगा। आप बिना दिए चाहो कि मैं बाहर से एम्प्लॉइज़ आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉइज़ को क्या चाहिए? सबसे पहले प्यार चाहिए। अगर आपने प्यार ही नहीं दिया उसको, तो स्टेबल नहीं हो सकता है। पहले तो प्यार होगा, उसके बाद पैसा होगा। आपकी जर्नी में इफ़ यू लुक बैक, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये मैंने गलतियाँ की थी? हाँ, कभी कभी कुछ लगता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो हमने गलती की थी। क्या थी उसमें गलतियाँ? मैंने एक प्लेटिंग का प्लांट लगा दिया था। तो प्लेटिंग का प्लांट लगाने के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ नहीं सोच पाया था कि यार मैं फुल टाइम यहाँ पर दे पाऊँगा। और मैंने, क्योंकि मैं ऑटोमेशन एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ऑटोमेशन के पैरेलल ही मैंने एक प्लेटिंग प्लांट लगाया जहाँ मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। कुछ मार्केट कंडीशन ऐसी आई कि पूरी बिजनेस वो ठप हो गया।
और एक ऑलमोस्ट 2 करोड़ के लॉस में मैं उन दिनों था। तो मेरे लिए क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे बिना देखे बिना सोचे अगर करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। तो आपको बेसिक सिस्टम को बेसिक प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको आप ये सोच सके कि मैं यहाँ पे या तो टीम प्रॉपर रखी जाए या आपके पास फंड्स प्रॉपर हो। तो अगर मैं बोलूँ इफ़ यू हैव टू लुक बैक और अगर आपको कुछ मिस्टेक्स करेक्ट करनी हो तो वो कौन सी मिस्टेक्स होंगी जो आप करेक्ट करना चाहोगे? प्रॉपर प्लानिंग से हर एक चीज, जॉब रोज क्लैरिटी के साथ देना पड़ेगा। गोल्स स्पेसिफाइड होने चाहिए। अगर आपको गोल क्लियर नहीं है, टीम के पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं धोखे में रहोगे। सो ऑटोमेशन साउंड्स वेरी ग्लैमरस, बट बहुत सारी फैक्ट्रीज को ऑटोमेशन को लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पीपल जो आपसे बात करते हैं ऑटोमेशन के बारे में और फिर ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज दैट ही डजंट हैव क्लैरिटी कि ऑटोमेशन एक्चुअली करेगा क्या। हाँ, लोग बागों होता है, बट अगेन लोग बागों फाइनेंशियली कंट्रोल नहीं है, पता ही नहीं है उस पर करना क्या है। मेरे पास लोगों को ऑटोमेशन की क्लैरिटी है, जैसे ऑटोमेशन की क्लैरिटी है, बट हर बंदा चाहता है कि इंडिया में तो मैं पैसा कुछ भी ना खर्च करूँ। सो यू आर सेइंग कि अगर वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी, बट इंडियन फैक्ट्री से लेना चाहते हैं तो दे लोग कि इसके ऊपर प्राइस डिस्काउंट मिलेगा या प्राइस बहुत कम होगा। वो चाहते हैं कि कुछ लोग कि यहाँ मैन्युफैक्चर जो है इंडिया वाला वो तो कुछ मार्जिन लेना, कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे दे, और वहीं वो अगर इंपोर्ट करते हैं तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी दे के आ जाते हैं। मेरा ना एक और बहुत सवाल आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ आस्किंग यू, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन प्रोजेक्ट फेल्स? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड डूइंग ऑटोमेशन इन इंडिया और उनके ना प्रोजेक्ट फेलियर होता है। हाँ, उसके बहुत सारे रीजंस है कि उन्होंने डे 1 से उसकी स्टडी नहीं करी। कुछ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के बेस पे अगर बात करते हैं कि इनिशियल वर्किंग नहीं की, रेफरेंस टॉलरेंस जो होते हैं, इनपुट्स का पूरी नहीं देंगे तो फेलियर के चांस है। लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करा लेना, प्रोसेस का फ्लो चेंज करा देना, ठीक है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है इससे, ठीक है। और प्रॉपर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कुछ इनपुट्स ऐसी होती है कि कॉस्ट कटिंग करी आज नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, जबकि वो डे 1 से रिक्वायरमेंट है। या मशीन मैन्युफैक्चर आज नहीं बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी वो पुराने पास्ट में उन्होंने वो चीज़ झेली हुई है, बट नए मशीन मैन्युफैक्चरर्स को कभी नहीं बताएंगे। वो चाहते हैं कि वो सामने वाला अपने आप ही काम कर ले, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा कॉस्ट मांग ले, ठीक है, वो इनपुट मशीन मैन्युफैक्चर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो एक फेलियर के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। अगर इनपुट्स पुराना एक्सपीरियंस है बंदे के पास या अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो डे 1 से वो क्लैरिटी के साथ में एक्सप्लेन कर दे, तो चांसेस है कि पूरा ऑटोमेशन 100% सक्सेस होगा। ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ना बहुत बार फैक्ट्रीज ऑटोमेशन इंस्टॉलिंग के टाइम पे फेल हो जाती है? फंड्स ना होना, टीम ना होना। अच्छा, कई बार ऐसा चांस देखा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक कस्टमर था जो पम्प्स बनाता था, पंप बोलते थे परफ्यूम पम्प्स। ओके, ये बात है 2010-11 के आसपास में। उन्होंने एक पूरी एक असेंबली मशीन ली मेरे से, असेंबली लाइन लेने के बाद में काला आम के अंदर उसने ले ली। लेने का मतलब है मेरे पास रेडी थी, उसका कहता मेरे पास स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो हमने बोला कि यार मशीन तुम्हारी रेडी है, तुम इसको उठाओ। तो किसी तरह प्रेशर में आके उन्होंने मशीन तो यहाँ से पिक कर ली। मशीन उनके एंड पे जाके पहुँच गई। उन्होंने आज तक वो इंस्टॉलेशन भी नहीं कराई। अच्छा, और इंस्टॉलेशन ना कराने का रीज़न से कहते हैं हमारा ना प्रोजेक्ट, हमारे फंड्स नहीं है, ठीक है, और हम फंड्स की वजह से हम इसको आगे नहीं चला पा रहे, या हमारे पास मैन पावर भी नहीं है, कौन बंदा यहाँ पर आएगा, उनके वहाँ लेबर भी नहीं मिल रही। तो एक मेजर प्रॉब्लम है बंदों की प्लानिंग्स होना कि वहाँ पे राइट बंदे भी अपॉइंट भी करने हैं, रिसोर्सेज पूरा होना ज़रूरी है। एक और बात बताना मेरे को आप, जब आप कोई भी मशीन डिज़ाइन करते हो तो उसके पीछे की थिंकिंग क्या रहती है? नेट में प्रोडक्टिविटी आना, ROI कस्टमर की निकलना, और एफर्ट लेस हो जाना। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कस्टमर की ROI को माइंड में रख करके मशीन डिज़ाइन की जाती है? देखो, हर काम के ROI तो आना ज़रूरी है।
आप कोई भी काम करोगे, चाहे पर्सनल पॉकेट से भी पैसे जा रहा है, हम खुद के लिए भी तो देखते हैं ROI आनी चाहिए। बिल्कुल तो देखते कस्टमर के केस में भी आनी है। अगर वो ROI आएगी, ROI का मेज़र करने के क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। एक है कि ROI लगभग सिंपल 1-to-1 इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एक है ROI के टाइम पे आपको वर्किंग करनी कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर कोई फेलियर आ गया, अगर आज मैंने ऑटोमेशन नहीं किया, उसके साइड इफ़ेक्ट मीन्स कोई लोड रिजेक्ट हो गया, उसकी कॉस्ट कौन देगा? हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हो, इट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ not doing something, it is the cost of if you are not doing automation, what is that you are Side going to effect. lose. Yes, that should be also considered. हाँ, मतलब सिर्फ एक मशीन लगाने की कॉस्ट नहीं है, मशीन ना लगाने का जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसका कॉस्ट ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, ऑटोमेशन के बिना आज आप कोई ऑपरेशन हो सकता है 20 बंदों से कर रहे हो, और ऑटोमेशन लगाने के बाद 20 की जगह आपके पास से 5 बंदों से काम हो रहा है। अब ये सोच के चलो, अगर वो 20 बंदों में से आज 4 बंदे नहीं आए तो पूरी साइकिल रुक जाएगी, साइकिल रुक गई, पूरी लाइन रुक जाएगी। यहीं पे आज 5 बंदे हैं तो आपका सिस्टम चल रहा है। सो यू आर ट्राइंग टू से कि हम ऑटोमेशन का 20 आदमी की जगह 5 आदमी से काम कर सकते हैं। यस, और मैन पावर सेविंग तो है ही है, और मैन पावर का जो थ्रेट था उससे भी बच गए। ब्रिलियंट। सो मैन पावर की भी सेविंग हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज अप्रॉक्सीमेटली 70%। यस, 70% मैन पावर कॉस्ट कम हो रही है, एंड द थ्रेट ऑफ मैन पावर टेलिंग यू वेदर वी विल कम टू वर्क और नॉट वर्क, द डिपेंडेंसी इज गोइंग लेस एंड प्रोडक्टिविटी इज गोइंग अप। पहले जो 20% थे उनमें एक्सपर्टाइज चाहिए थी, यहाँ पे आप 5% है वो एक्सपर्टाइज वाले बंदे नहीं हैं, उनको जस्ट मशीन रन करनी है, पार्ट लोड करने हैं। So you can just train any semi-skilled person also and get the things done. Yes, perfect. मशीन ना लगाना एक तरह से प्रॉब्लम्स है। मशीन अगर लगाओगे तो मशीन लगाने से बहुत सारे आप प्रोडक्शन लॉस हो गया, बिजनेस चले गया। मशीन सस्ती लेके आ गए कहीं से। अब देखो कुछ लोग मशीन लेके भी आ जाते हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। होता क्या है, एक टाइम होगा मशीन रुक गई, सर्विस सपोर्ट कौन देगा? एक ऐसी कंपनी जो आपके पास, जिसके पास 100-125 बंदों की टीम है, एक ऐसी कंपनी जिसके पास 10 बंदों की टीम है, तो नो डाउट 125 बंदों की टीम जो होगी वो बेस्ट आउटपुट दे पाएगी, आपको सपोर्ट देगी। किशन जी, एक चीज़ बताना, ये प्रोसेस फ्लो का ऑटोमेशन में क्या रोल है? देखो, ऑटोमेशन जब तक आपको पूरी प्रोसेस का नहीं पता होगा तो ऑटोमेशन कर ही नहीं सकते। और आपको हर फ्लो को सोचते ही ऑटोमेशन करना है। ओके। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सीक्वेंस कभी भी लगा दी, तो पहले तो एक स्टेप बाय स्टेप्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहला ऑपरेशन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इसके क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। उसी के बेस पे आप डिसाइड करते हो कि मेरे को सीक्वेंस क्या फ्लो करना है, और उसी के बेस पे कुछ हम फुल प्रूफिंग सिस्टम भी देते हैं। अच्छा। कि ऑपरेशंस में कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, ऑटो डिटेक्ट हो जाए, सो दैट प्रॉब्लम्स को वहीं के वहीं आप कंसिडर क्लोज कर दो। ओके। रॉन्ग पार्ट कभी भी कस्टमर एंड पर ना जाए, इसको इंश्योर करना है। मैंने ना आपको आपके बहुत सारे वीडियोस में बहुत ऑफन बोलते हुए देखा है दैट मशीन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, फ्लो इज़ द प्रॉब्लम। यस। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, आप जस्ट सोच के चलो, जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय में पानी गर्म करने के बाद में आप चाय की पत्ती डालते हो, फिर चीनी डालते हो, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद दूध डालते हो। अगर सीक्वेंस चेंज कर दो क्या होगा? दूध फट जाएगा, दूध फट गया, चाय अच्छी नहीं बनेगी। तो एक प्रोसेस है। सिमिलर ही ऑटोमेशन में एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप्स काम करेंगे। अगर वहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दें तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। नाइस। सो व्हाट एग्जैक्टली आपके हिसाब से इज फ्लो थिंकिंग इन मैन्युफैक्चरिंग? सबसे पहले डीपली स्टडी करना। अगर प्रोडक्ट है कोई भी, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, पहले उसको स्टडी करना। उसके बेस पे डिज़ायर रिजल्ट के स्टेप बाय स्टेप्स पॉसिबिलिटीज़ बनाना, और उसके बेस पे ही ऑटोमेशन करना। सो पॉसिबिलिटीज़ कैन ऑलवेज बी टू, और इट इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी? देयर मे बी चांसेस, मैन टू मैन। ओके। योर थिंकिंग प्रोसेस मे बी वेरी, बट वी हैव टू डिसाइड विच वन इज़ द बेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट। ओके। मैंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को देखा है, वो ना रिपीटेबिलिटी और स्टेबिलिटी से बहुत स्ट्रगल करती हैं। हाँ।
स्पेशली जो काम बार बार रिपीट हो रहा है या स्टेबल होके कर रहा है, वहाँ बहुत स्ट्रगल है फैक्ट्रीज का। रिपीटेबिलिटी पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कंसिस्टेंसी रिजल्ट नहीं मिल रहे हम्म तो आप मार्केट में कभी भी फेल हो सकते हो। हम्म तो रिजल्ट तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके। एक मैंने ना वर्ड बहुत सुना है आपके वीडियोस में, और मैं जब से आई हैड प्लान्ड टू हैव दिस एपिसोड विद यू, तब से मैंने सोचा था मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, पोकायोका का क्या रोल होता है ऑटोमेशन में? पोकायोका द की पॉइंट्स एवरी प्रोसेस। पोकायोका मीन्स फेलियर्स को पकड़ना, डिटेक्ट करना। अच्छा। जो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में असेंबलीज में आ सकते हैं, उनको स्टेज पे ही पकड़ लेना। इंश्योर करना कि वो ऑपरेशन मीन्स पार्ट की अगर कहीं पे प्रेजेंस है वो वेरीफाई करना। प्रेजेंस के साथ में कुछ उसके कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, पैरामीटर को टाइम पे डिटेक्ट करना, सो दैट नेक्स्ट ऑपरेशन कैन बी अवॉइडेड। तो आप ये कहना चाहते हो कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेना कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यस। नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले इंश्योर करना कि उसकी जो इस स्टेशंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल है कि नहीं है। मीन्स कोई असेंबली हो रही है, मल्टीपल पार्ट्स रख रहे हैं, तो हमने इंश्योर करना है सारे पार्ट अपनी प्रॉपर ओरिएंटेशन पे है कि नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स है तो पैरामीटर्स है तो पैरामीटर। थोड़ा एक एग्जांपल देके समझाओ मेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई अगर मशीन बनाई एमसीबी ऑटोमेशन की, तो उसका एक मेरे को एग्जांपल देके समझाओ। एमसीबी है, एमसीबी में हम बात कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक आउटर कवर रखा गया, उसके अंदर योक रखी गई, उसमें कुछ बाईमेटल के कुछ पार्ट रखे गए हैं, स्क्रूज रखे हुए हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक पार्ट बिना रखे आपने असेंबली कर दी, ठीक है, आपने चेक ही नहीं किया, तो फाइनली ऑपरेट पूरी पार्ट बनाने के बाद में भी रिजेक्ट हो गया। उससे बेटर है कि उसको असेंबली से पहले डिटेक्ट कर लेना, सो दैट पार्ट गलत ही ना बने। एक पार्ट बनाने के बाद में भी कॉस्ट उसकी 50 रुपीज़ मान लो, 50 रुपीज़ आज वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको डे 1 पे पहले डिटेक्ट कर लिया जाए और आगे असेंबली ना हो तो उस पैसे बचाए जाए। और आगे भी अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है चेक करने का, तो वो पार्ट गलती से कस्टमर एंड पे भी चले जाएगा, आपका एक मेजर लॉस भी हो सकता है। ब्रिलियंट, दिस इज़ वेरी नाइस। और जब मैं आपका ये पोकायोका सुनता था, मैं हमेशा सोचता था आई विल अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। दिस इज़ अमेजिंग। ऑटोमेशन का मैन पावर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बहुत लोगों को ऐसा फियर होता है कि ऑटोमेशन आने के बाद मैन पावर चली जाएगी। देखो, मैन पावर को ईज देने के लिए ऑटोमेशन किया गया है, ठीक है। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। से आज हमने बोला कि आज 20 बंदे थे, मैंने 5 बंदों से काम चला लिया, तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी पे 4 गुना कर सकता हूँ ना। तो 4 लाइन लगाऊंगा, बंदे तो मेरे पास है। अगर मेरी कंपनी की आउटपुट 4 गुना हो जाती है, मेरे देश की भी प्रोडक्टिविटी 4 गुना होगी। एब्सोल्युटली, यस, वेरी वाइज पॉइंट। इफ आई एम थिंकिंग, ये एक इट्स लाइक अ थॉट दैट हैज़ टू बी गिवन कि मैन पावर कम नहीं हो रही, वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्टिविटी 4 times विद सेम काइंड ऑफ मैन पावर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। फाइनल हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हम मैन पावर रिडक्शन की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैन पावर रिडक्शन की जगह हम इसको बात करें कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ के। अब बिफोर आई स्पीक अबाउट एटमा, ये एटमा नाम कहाँ से आया? एटमा बेसिकली अगर बात करें तो ATMA, ए इज़ द कैपिटल वर्ड है, टी स्मॉल वर्ड है, एम अगेन कैपिटल है। हाँ, मैंने आपका लोगो देखा है, ए और उसमें टी कैपिटल है, एम ए और एम कैपिटल है। हाँ, AT स्टार्ट माई मदर्स नेम, माई मदर नेम वाज अत्रो, ATRO। अच्छा। एंड MA स्टार्ट इज माई फादर्स नेम, माई फादर नेम वाज महेंद्र सिंह। Beautiful. So Atma is coming from your parents' name. Yes. AT stands for your mother's name and MA stands for your father's name. Wow. That's how Atma Autotech Private Limited. Engineers Private Limited. Atma Autotech Engineers Private Limited was established. Brilliant. So how did Atma scale from a small time manufacturing unit to now doing thousands of solutions? आज की डेट में एटमा नॉट ओनली NCR, नॉर्थ के टॉप SPM मैन्युफैक्चरर्स में है। और एटमा खाली मशीन्स ही नहीं बना रहे, एटमा में हम
प्लास्टिक पार्ट बना रहे हैं ऑटोमोटिव्स के। एटमा में हम प्लास्टिक के मोल्ड्स बनाते हैं, वायरिंग हार्नेस बनाते हैं, कंट्रोल केबल बनाते हैं, कुछ सब असेंबलीज भी करते हैं। और एटमा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था आपके हिसाब से? एटमा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बिजनेस को ग्रो कराना। और कैसे ग्रो हुआ? कौन से टाइम पे आपको लगता है कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था कि वहाँ से एटमा की ग्रोथ का कर्व जो है वो सीधा ऐसे गया? फैक्ट तो बताऊँ, जब मैंने दिल्ली से गुड़गांव में शिफ्ट किया था 2006 में, उसके बाद से ग्रोथ एकदम चेंज हो गई। दिल्ली में मेरी एक था क्राइटेरिया कि हम 50 गज 100 गज की जगह से काम चला लेंगे। जहाँ 100 गज से हम सीधे 1000 गज मीटर की फैक्ट्री में आए तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया। और आज हमारी फैसिलिटी कितनी बड़ी है? अभी 1 एकड़ में है, जिसमें करीब 80,000 स्क्वायर फीट है। वाओ। सो 50 स्क्वायर यार्ड की फैक्ट्री से शुरू की थी आपने, और आज हम that time around 30 स्क्वायर यार्ड। 30 स्क्वायर यार्ड। अगर स्क्वायर फीट में बोलना तो कितने स्क्वायर फीट होगा? लगभग 300 स्क्वायर फीट से लेके 80,000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वेरी नाइस। सो एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, टीम का क्या रोल रहता है इन इंजीनियरिंग कंपनीज? देखो, आप इंजीनियरिंग कंपनी की बात करो या किसी भी प्रोफेशंस की बात करो, टीम के बिना तो कुछ भी नहीं है। टीम का अलाइन करना होना सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टीम को भी पता चलना चाहिए कि हमारा क्या गोल है। अगर टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और उनके गोल क्लियर हो तो हम किसी भी माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। मुझे एक आपके जैसे एंटरप्रेन्योर से हमेशा मैं सबसे यही सवाल पूछता हूँ, व्हाट डू वी डू टू गेट लॉयल्टी फ्रॉम टीम मेंबर्स? आप क्या करते हो? टीम को मोटिवेट करना। अच्छा। हम जो ग्रो कर रहे हैं उसमें टीम को क्या बेनिफिट्स है उन्हें पता होना कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसमें उनको क्या मिलने वाला है। तो पहले से क्लैरिटी होना उसका। एटमा में आज की डेट में अगर समझा जाए तो कल्चर के नाम पे अमंग्स द टीम, व्हाट इज समथिंग दैट यू विल से दैट दिस इज एटमास कल्चर? टीम बिल्डिंग है, हमारी टीम की तरह काम करते सारी टीम, और मेन टारगेट है टूवर्ड्स जो टारगेट को अचीव करना। ठीक है, सबका फोकस सेम है। आज की डेट में हम इंडियन कंपनीज ग्लोबल ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के साथ compete करते हैं। यस। हाउ डू यू सी दिस एज अ फ्यूचर फॉर इंडिया? देखो, फ्यूचर में हम इंडियन कंपनी अगर इंडिया पे बिलीव करेगी तो हम आने वाले टाइम पे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट के साथ में हम ये भी श्योरिटी कर सकते हैं कि हमें किसी से इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मेक इन इंडिया मोदी जी का था, अगर हम मेक इन इंडिया पे फोकस करें, बिलीव तो करें। हाँ। हम लोग कुछ बिलीव नहीं करते अपने प्रोडक्ट पर, अपने बंदों पर। आपको इंडिया का फ्यूचर कैसा दिखता है ऑटोमेशन में? वेरी स्ट्रॉन्ग। आने वाले टाइम में ऑटोमेशन मल्टीप्लाई होगा इंडिया से। आर देयर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन ऑटोमेशन इन इंडिया और देयर आर सेलेक्ट फ्यू प्लेयर्स? जब मैंने 98 में जॉब स्टार्ट किया था बिजनेस, आई थिंक उस टाइम बड़े गिनती के लोग होते थे। आज की डेट में तो काफ़ी लोग हो चुके हैं, बट स्कोप काफ़ी है। हाँ, बिकॉज मैंने भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग की है एंड आई डोंट कम अक्रॉस लॉट ऑफ ऑटोमेशन कंपनीज टुडे, और मुझे लगता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज को अभी माइंडसेट नहीं है टू हैव ऑटोमेशन। दे आर स्टिल वर्किंग इन अ वेरी कन्वेंशनल वे। चलो, उनको प्लान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मेरे को इसका ऑटोमेशन से क्या बेनिफिट मिलेंगे। डे वन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। हाँ। जबकि लॉन्ग टर्म में उसके जो बेनिफिट्स है, करेक्ट, अगर उसको कंसीडर करें कि मेरे पास इसकी वजह से, ऑटोमेशन की वजह से फ्यूचर के बिजनेस एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, जो मैन पावर की शॉर्टेज है उससे बच सकते हैं, लोड रिजेक्ट होने से उससे बचेंगे। आज बंदा कंसीडर करता है मेरे को आज कितनी इन्वेस्टमेंट करी, बट उससे अलग अगर वो ये सोच के चले कि मेरा कल को एक लोड रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। सो आप क्या देखते हो फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमेशन और बिल्डर्स, व्हाट इज़ देयर फ्यूचर लाइक इन नेक्स्ट 5 years 10 years? व्हाट डू यू थिंक कि ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री कहाँ जाती है? मेरे हिसाब से अगले 5 साल में मिनिमम 5 times जाएगी।
एटमा का विजन क्या है अगले 5 से 10 साल का? मेरा जो प्लान है, जो हम आज की डेट में ऑटोमेशन में हम कम से कम अगले 5 साल में 3 टाइम्स आएंगे. Anything else in terms of product line or something that is there on your mind you want to create for your new clients, new markets or existing clients? अभी तक हम कस्टमाइज मशीन ही बना रहे हैं, बट कस्टमाइज मशीन के साथ साथ अभी हम प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड 50% प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दें. अच्छा, बिफोर आई कम टू स्टैंडर्ड, किशन जी, customized machine means anybody wants any solution you can make it? Yes. वाओ, कैसे करते हो आप ये? मतलब किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी कस्टम मशीन चाहिए फॉर ऑटोमेशन ऑफ देयर प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग ऑफ मैन पावर, यू कैन डू दैट? यस. वाओ. बट मेन चैलेंज है कि कस्टमाइज मशीन एक तरह की हम सर्विस कर दे रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं. पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और स्टैंडर्ड मशीन का भी आपने एक जिक्र किया. स्टैंडर्ड मशीन क्या करेगी? स्टैंडर्ड मशीन में कुछ एक प्रोडक्ट है, आपने वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट मल्टीपल जगह लग सके, उसको हम स्टैंडर्ड कह सकते हैं. अच्छा, एक ही टाइप की मशीन होगी, वो भी ऑटोमेशन होगा. ऑटोमेशन मैन पावर भी रिड्यूस करेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, बट इट विल बी अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन विच विल बी लाइक अ कॉपी पेस्ट इन एवरी इंडस्ट्री. अभी तक हम बात कर रहे थे, हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं करते थे. जैसे कस्टमर आया उस कस्टमर के लिए मशीन बना दी. एवरी टाइम न्यू मशीन. तो एवरी टाइम न्यू मशीन में रोज कुआं खोद के पानी पीना. मतलब आप ये कह रहे हो एवरी ऑर्डर, एवरी न्यू ऑर्डर इज अ डिफरेंट ऑर्डर, इज अ डिफरेंट मशीन, different requirement, different specification, and you fulfill all of it? Yes. Nice. Due to that very limitation for expanding. Understood. Do you see Atma as a global brand? 100%. We have developed more than 300 import substitute. And we are ready to export? Yes. In 2002 onwards, we export more than 30-40 machines. You have already exported Yes. 30-40 machines. Yeah. Very nice. So if any viewer globally is watching this episode, what industry or what kind of problems you can solve for those companies? Any kind of inspection. Any kind of inspection? Yeah. And? Any kind of test rig. Testing means fatigue testing system, endurance testing machines we can develop. And what industries are we talking about? Mainly automotive sector, switchgear industries, home appliances, Consumer electronics? consumer electronics. Okay. Semiconductors? No. No. So you mean all these industries, you have a product which you can export and solve this problem for companies globally? Yes. Yes. I have a very strong question over here, Kishan ji. Why should a global player think of buying from Atma and not from any other country probably or any other competition? आपके किसी competition से, China से या कहीं और से? Why? What decision should they make that they should buy from you? आप चाइनीज मशीन से कंपेयर करते हैं. चाइनीज मशीन में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? 100% पार्ट चाइनीज है, यहाँ स्पेस नहीं मिलते, पहली कंडीशन. Okay. दूसरी लैंग्वेज इशू. अब वो नहीं रह गया ना, लैंग्वेज इशू तो अब इतना नहीं रह गया चाइना नहीं, अभी भी है, स्टिल है. अच्छा. अगर आप चाइनीज मशीन के अंदर हम सिमिलर मशीन अगर हम इंडिया में बनाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड्स होता है कि हम ग्लोबल प्रोडक्ट पकड़े. जितने भी स्पेयर पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसमें मशीन के बॉट आउट पार्ट हम इंटरनेशनल लेवल के यूज़ करते हैं. हमारी मशीन कंपैरेटिव कॉस्टली होगी चाइना से, बट वो प्रोडक्ट ऐसा होगा कि उसमें वर्ल्ड में हर जगह उसके स्पेयर्स मिल सकते हैं. सो आप ये कहना चाह रहे हो जो मशीन आप इंडिया में बनाओगे, उसके कंपोनेंट्स और स्पेयर्स कोई भी बायर लोकली भी सोर्स कर सकता है? 100%. ओके. वहीं कंपेरेटिव अगर आप चाइना से मशीन लेंगे तो चाइना की मशीन के स्पेयर्स भी चाइना में ही मिलेंगे. हाँ, वो तो करेक्ट है, नहीं मिलते कहीं और. तो आपको सर्विस सपोर्ट चाहिए. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. 2004 की तो हमने एक मशीन यहाँ से एक्सपोर्ट की थी इंडोनेशिया. ऑलराइट. तो इंडोनेशिया मशीन भेजे तो वहाँ पे उनको माइनर प्रोग्राम में चेंज कराना था. तो हमने मित्सुबिशी वालों से, कि उसमें PLC लगी हुई थी, मित्सुबिशी इंडिया से बात की. उन्होंने मित्सुबिशी इंडोनेशिया को बोला, तो कस्टमर को वहाँ सर्विस मिल गई 2004 में. तो
वो पॉसिबिलिटी है तब अगर आप स्टैंडर्ड पार्ट्स लगाओगे तो। सो यू आर सेइंग कि 2004 में जब हमने सर्विस दे दी या तो टुडे तो वी कैन डू वंडर्स। आज की डेट में तो हम यहाँ बैठे ही सबको सर्विस दे सकते हैं। और आप स्टैंडर्ड पार्ट्स लगाते हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ ब्रांडेड कंपोनेंट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ब्रांडेड कंपोनेंट्स। ओके, We never compromise with this. if I have to understand, what kind of brands do you use? Like in PLC, we use Mitsubishi, Siemens, Omron. All right. Okay. Pneumatics, Festo, SMC. LM slides mainly THK. If you see in Chinese machine, they use all local PLC. You cannot upload or download program in that. आधी चीज़ों के तो नाम भी नहीं समझ में आते हैं, यूज़ क्या Never. किया है। वो फर्स्ट टाइम सुने होंगे। हाँ। अच्छा, उनके सॉफ्टवेयर भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर। मेरे पास कम से कम साल में 8 से 10 कॉल इस टाइप की आती है कि अब मेरी मशीन को चालू करा मॉडिफाई दो। कर दो, चालू कर दो। और उसके स्पेयर्स मेरे पास भी नहीं है। हम कहते हैं इसका आपके पास कुछ है, कहते हैं नहीं कुछ नहीं है हमारे पास। अगर ये इन मशीन्स के अंदर जितने स्पेयर्स यूज़ हो रहे हैं, जो पीएलसी यूज़ हो रही है, एटलीस्ट पीएलसी आप कोई ना कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो, उसके सॉफ्टवेयर्स आपके पास होने चाहिए और इंश्योर करें कि उस पीएलसी के अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं हो या पासवर्ड आपके पास पता होना चाहिए। अदरवाइज आपने पीएल मशीन ली विदाउट पासवर्ड, यू कैन नॉट चेंज, यू विल बी 100% डिपेंडेंट ऑन योर सप्लायर। Today, lot of engineers want to start their own business. आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी? करो, अच्छा है, बट करने से पहले हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव सोच के चलना है। टीम बिल्डअप करनी है, टीम के साथ साथ अपने फंड्स को भी प्रॉपर मैनेज करना है। अगर आपके पास फंड्स है, फाइनेंस में कोई कमी नहीं है, तो यू कैन एक्सपेंड, बट राइट प्लान होना चाहिए जिसके बेस पर आप एक्सपेंड करो। एंटरप्रेन्योरशिप को सरवाइव करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर में आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए उसमें, हंगर। अगर उसमें हंगर है तो कुछ भी कर सकते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज पेशेंस इन बिल्डिंग अ कंपनी? बहुत लोगों को ना आजकल इंस्टेंट मैगी की तरह रिजल्ट चाहिए होते हैं। देखो, कुछ कि लोग कंपनी खोली है, स्टार्टअप खोला है, वो 1 साल के अंदर 100 करोड़ करना चाहते हैं। वो 100 करोड़ नहीं करने चाहिए, वो 100 करोड़ करके भागने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अपना पैसा ना लगे, दूसरे का पैसा लग के पैसा अपना कमा के चले जाए। हमें बिजनेस करना है, एथिकल बिजनेस करना चाहिए। एथिकल मीन्स पैसा किसी का भी लगे वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की थ्योरी होती है कि पैसा ऐसा कमाया जाए, वैल्यूएशन बढ़ाओ और पैसा निकाल के साइड हो जाओ, ठीक है, या अपना ले लो, बैंक का पैसा लेके भाग जाओ। आजकल बहुत चल रहा है ये। जबकि हमें काम करना है एथिकल। बिजनेस में पैसा मेरा लगा है या मेरे इन्वेस्टर का, किसी का भी लगा, हमें उस इंश्योर करना है उसके पैसे की रिटर्न मिले उसको। ऐसी कौन सी हैबिट्स थी जिन्होंने आपको पर्सनली एज अ लीडर बनाया और ग्रो कराया? मेरे हर कस्टमर के साथ, हर ह्यूमन बीइंग के साथ में एक पर्सनल रिलेशंस एक मेन है कि मेरा टच सबसे अच्छा रहा। उसका एक रीज़न है कि मेरे को कभी मार्केटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हर बार बिजनेस अपना आप आया है। सो आप ये कहना चाह रहे हो, इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड योर ग्रोथ। गुड रिलेशनशिप और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो पहले चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट नहीं होगा तो रिलेशनशिप भी काम नहीं आएगा। प्रोडक्ट तो पहले चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, सर्विस सपोर्ट्स भी चाहिए आपको और रिलेशनशिप भी चाहिए। आपके हिसाब से यू हैव बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले वो इन डीपली अपने प्रोडक्ट को स्टडी करें और रूट से स्टार्ट करें बिजनेस को। मीन्स डे 1 से असेंबली लाइन है तो असेंबली पे काम करे और एम्प्लॉय की जो पेन है उसको महसूस करें। अगर उन्हें एम्प्लॉय का पेन महसूस हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। जब तक प्रोडक्ट ही नहीं समझोगे तो आप बेचोगे कैसे उसको? आप और अपनी टीम के पेन भी समझना है। ऐसा एक लेसन कौन सा सीखा आपने इन योर एंटायर जर्नी जो आपको लगता है कि कोई बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखा सकता? अगर आप ARC नाम सुना हो अभी कब ने? ARC क्या होता है? मुझे नहीं पता, थोड़ा बताइए।
ARC एक रिलेशनशिप ट्राइंगल है ओके, जिसमें A इज़ द एफिनिटी, A stands for affinity. एफिनिटी, R इज़ द रियलिटी, All right. C इज़ द कम्युनिकेशन। Okay. यानी लगाव, सच्चाई और वार्तालाप, ये एक 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है। लगाव, सच्चाई और वार्तालाप, यस, ये 3 चीज़ें अगर आप कह रहे हो किसी को आ गई तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई बड़ा बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखाता। 100%। और इन 3 वर्ड से आप कुछ भी कर सकते हो। ब्यूटीफुल। विदाउट ARC तो आप अपनी फैमिली के साथ रिलेशन भी नहीं बना सकते। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो अपनी पूरी जर्नी को, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराती है? हर स्टेप्स। आज की डेट में सबसे पहले मेरी टीम, जो मोर देन, मेरे को बिज़नेस में ऑलमोस्ट 20 years हो गए, तो 28 साल से मेरे साथ वो टीम भी है जो डे 1 पे थी। वो सप्लायर भी है, वो कस्टमर भी है। What you are saying is that जो एम्प्लॉयज़, जो सप्लायर और जो कस्टमर आपके पास डे 1 को थे 28 साल पहले, आज भी है, वो आज भी हैं। यस। This is something that really makes you feel proud. It also makes me feel proud about it. Very nice. What is something that keeps you motivated every single day when you wake up? आज कुछ नया करना है। आज नया करना है बस। और आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है पर्सनली? खुद को सेटिस्फाई होना, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन खुद के लिए होना चाहिए। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके लिए सक्सेस का मतलब पर्सनली क्या है? मतलब आपको क्या ऐसा मिले जो देखकर आप बोले कि मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि ये है? आपने कुछ भी, आपके अगर टारगेट जो भी बनाया है वो अचीव कर लिया तो आप सक्सेस हो। ओके, सो यू आर सेइंग फॉर यू सक्सेस इज टारगेट अचीवमेंट। एनी टारगेट आए, टारगेट कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप भी बनाना, वो भी एक टारगेट हो सकता है। आपको पैसे कमाने हैं, वो भी एक टारगेट हो सकता है। तो आपकी अपने पर्सनल है कि आपको किसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो, पैसे को, रिलेशन को। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आपके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना, पैसे कमाना, खुद को भी सेटिस्फाई रखना और अपने आसपास के टीम को भी सेटिस्फाई रखना। बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट फाउंडर्स मेक विदाउट प्लानिंग एनी इन्वेस्टमेंट। वन हैबिट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड बिल्ड। डेली का टारगेट प्लान है कि मेरे को आज ये काम करना है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आपके हिसाब से क्या है? फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देखो आने वाले टाइम में इंडिया में तो सेमीकंडक्टर है। तो अभी सेमीकंडक्टर चिप्स है। ब्यूटीफुल। सो आने वाले टाइम पे चिपसेट और सेमीकंडक्टर इज समथिंग दैट यू से इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। सो किशन जी, जो लोग इस एपिसोड को आज देख रहे होंगे और अगर उनको आपको पर्सनली कोई मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबको ईमानदारी से काम करना, जो भी टारगेट है उस टारगेट को स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी प्लान करना और एक एक एक्शंस को मॉनिटर करते हुए ट्रैक करना और अचीव करना। क्योंकि आपने सबसे पहले प्लान करेंगे, एक्शंस बनाएंगे, एक्शंस के बाद में ट्रैक करेंगे और उसको अचीव करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। What I find very fascinating about such conversations is कि हम जो बिल्डिंग, जो फैक्ट्री, जो कंपनीज, जो टर्नओवर्स, जो माइलस्टोन अचीव होते हैं उसके पीछे की कहानी समझते हैं। ज़िंदगी के मैक्सिमम रिजल्ट्स या मैक्सिमम अचीवमेंट्स जो हैं वो P&L और सिर्फ बैलेंस शीट्स पे नहीं होते, वो उसके पीछे के इंसान के पीछे होते हैं। What he has done, how he has done, his failures, his mistakes, his courage, his falling, उसका गिरना और गिर के उठना, that is what builds a company. I am Sumit Khubchandani. Thank you for watching this episode of Built Not Taught. हम यहाँ पर उन बिल्डर्स को लेकर आते हैं जिन्होंने ज़ीरो से हीरो तक की जर्नी की है। Today's guest was Kishan Kumar Yadav, a man who built 7,500 rupees of salary से 100 करोड़ तक का एम्पायर। I am Sumit Khubchandani. I will see you in the next episode of Built
not taught, with another builder. Until then, thank you so much and keep watching Built Not Taught.